आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। भावेश ने उस तस्वीर को थोड़ा बड्ढा जूम कर देखा तो बीच में हल्की सी कंकाली आकृति दिख रही थी। हमने इसे फोन से मिटा, डिलीट दिया। किसी तरह हम लोग उस भयावह मंजर को झेलकर घर पहुंच चुके थे। अब सब अपने अपने घर पहुंच चुके थे। मैं सबसे पहले स्नान गृह में जाकर नहाने लगा और आकर एक कप चाय पीकर सोने चला गया। गर्मी तो थी, लेकिन चाय मेरे लिए अमृत ही है। आप इसे मेरी दीवानगी कह सकते हैं। मम्मी ने पूछा तो मैंने अब भी कुछ बताना उचित नहीं समझा। जहन में अब भी डर समाया हुआ ही था। जिसे वह आसानी से भांप गई थीं, उनके चेहरे पर शिकन आ गई थी। लेकिन मैं अपनी मम्मी को समझाना अच्छे से जानता था। एक हफ्ते बाद, पिछले एक हफ्ते से हम लोग पहले की तरह ही ऑफिस आ रहे थे। उमेश को तो बॉस ने पहले ही कुछ दिनों की छुट्टी दे रखी थी। लॉकडाउन में काम कम था तो कम ही स्टाफ की जरूरत थी। हम सभी कुछ दिनों तक उस भयावह मंजर की बातें किया करते। भोजन के वक्त उमेश से फोन पर बात किया करते। हमें डर था कि कहीं अब भी हमारे साथ कोई असाधारण घटनाएं न हों, लेकिन एक हफ्ते से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाँ, एक डर अवश्य बैठा हुआ था, जिसकी वजह से शौचालय में पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, बेडरूम में लगे शीशे में देखने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, विशेष तौर पर रात्रि में। लेकिन समय के साथ ये डर खत्म होने लगा था। एक दिन ऑफिस में जब हम काम कर रहे थे तो मुराद ने अखबार लेकर मेरे डेस्क पर पटका। देख। मैंने देखा कि किसी लाडी डेचके के मर्डर की खबर छपी थी। जब आगे पढ़ा तो मर्डर उसी कब्रिस्तान वाली सडडहाक पर हुआ था और लिखा था कि वह मृतक कई सारे चोरी चकारी के जुर्म में जेल में रह चुका था और पुलिस ने इसे आपसी रंजिश में हुई हत्या बताया था। तो क्या हुआ? मैंने मुराद से पूछा। रुक। मुराद ने ऐसा बोलकर अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा और फिर मुझे दिखाते हुए बोला, ले ये परा। उसने एक और खबर दिखाई जो 2 दिन पुरानी थी, जिसमें एक और हत्या की खबर थी। खबर में अंदेशा लगाया गया था कि किसी आक्रामक जानवर के हमले से इसकी मौत हुई थी। मैंने मुराद की ओर देखा, मुराद मेरी ओर। फिर वह चला गया अपने डेस्क पर। इस तरह कुछ दिन और बीते और अब लगभग हर दूसरे तीसरे दिन उस क्षेत्र से हत्या और मौत की खबरें छपने लगी थीं। यह सचमुच विचित्र तो था। मरने वालों में अधिकतर व्यक्ति का कोई न कोई पुलिस रिकॉर्ड था, एक के बाद एक हत्याकांड। लेकिन पुलिस का ध्यान अब तक इस तरफ नहीं गया था। 3 दिन बाद एक खबर के अनुसार एक लड्ड डाका मरते मरते बच गया था। उसके छपी हुई बयान अनुसार उसे किसी लड्ड अचकी ने रात 10 बजे लिफ्ट मांगी थी। उसने इंसानियत के खातिर उसे लिफ्ट दी, लेकिन आगे सुनसान में ले जाकर उसके साथ लूटपाट की कोशिश की। सुबह उस लाडीडीएचके को लोगों ने अधमरे हालात में अस्पताल पहुंचाया, जहां पर स्थानीय पुलिस ने यह बयान लिया। यह खबर और भी ध्यान आकर्षित करने वाली थी, विशेषकर मेरे और मेरे साथियों के लिए। न जाने क्यों हम उस लड्डी डाके से मिलना चाहते थे, लेकिन कोई भी मित्र इसके लिए तैयार नहीं हुआ, तो मैं अकेला ही उससे मिलने के लिए चला गया। अस्पताल ऑफिस से आधे घंटे की ही दूरी पर था, जहां वह अब भी भर्ती था। डॉक्टर, मैं समीर का दोस्त हूं, क्या मैं उससे मिल सकता हूं? मैंने वहां एक डॉक्टर से इजाजत मांगी। समीर का नाम अखबार में छपा हुआ था। उधर ही एक औरत थी, पता लगा कि वह समीर की माँ है। मैंने उनसे भी इजाजत ली, यह कहकर कि मैं उसका दोस्त हूं। समीर कैसे हो भाई? मैंने उससे मित्रवत भाव से मिला। तुम कौन हो भाई? मैंने पहचाना तो नहीं, आप भैया के दोस्त हो क्या? उसने कहा, अरे हाँ भाई, मैं अविनाश हूं, तेरे भैया का दोस्त। मैंने उसे यकीन दिलाया। अच्छा वो छोड़, तू ये बता हुआ कैसे? इस सवाल का जवाब उसने जैसे रट रखा हो। उसने तोते की तरह वही बात फिर से कह डाली जो उसने बयान में लिखवाया था, लेकिन उसके चेहरे पर झूठ की कालिख मैं आसानी से देख पा रहा था। मैंने फिर उसके साथ मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाया। अबे छोटा, मुझसे मत छिपा, वो लड्ड डैट की काली चुन्नी पहनी हुई थी ना? मैंने जैसे ही ऐसा कहा, वह चौंक गया और उठने की कोशिश करने लगा। अरे लेटा ही रह भाई, और ये बता, उसने हल्के नीले रंग की जीन्स और टॉप पहना हुआ था कि नहीं?
हाँ, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? ये तो मैंने किसी को नहीं बताया। अबे तभी तो बोला कि मुझे मत बना। आप कौन हो? कहा ना मैं अविनाश हूं। लेकिन आप मेरे भैया के दोस्त हो क्या? अरे हाँ भाई, मैं तो हालचाल लेने आया था। बाहर तेरी मम्मी बाहर भी बैठी है और तू कहे तो तेरे भाई से बात करवा देता हूं। मैं ऐसा कहकर मोबाइल निकालने लगा। अब उसे कुछ विश्वास हो गया था। अरे नहीं भैया, समझ गया। तो फिर बताना कैसे हुआ? उस लड़डेचकी ने क्या किया? मैंने फिर उससे पूछा। वो लड़डेचकी जा रही थी तो मैंने। लेकिन आप भैया को या किसी और को बताओगे तो नहीं? उसने संदेह जताया। अरे नहीं, ऐसी बातें मैं किसी को क्यों कहूंगा? मैंने ऐसे कहा जैसे मैं उसके झोल को जानता हूं। वो जा रही थी तो मैंने ही गाड़ी उसके पास जाकर रोक दी और लिफ्ट की पेशकश कर दी। समीर आगे बताने लगा। वो बिना कुछ कहे ही पीछे सीट पर बैठ गई। चेहरा तो उसका स्पष्ट नहीं दिखता था, लेकिन यकीनन वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसने कुछ देर तक तो कुछ नहीं कहा, फिर एक जगह बाएं मुद्दने का इशारा किया। फिर मैंने, मेरा मतलब वो समीर बोलते बोलते रुक गया। फिर क्या? मैंने पूछा। मुझे वो अच्छी लगी थी तो वो। फिर समीर कुछ छिपाने लगा था, लेकिन मैं सब समझ रहा था। और इसी वजह से उसने तुझ पर हमला कर दिया। क्यों? मुझे थोड़ा क्रोध आ गया और दांत पीसते हुए बोलने लगा। अबे गाढ़ी, तूने उसके कहे अनुसार मुद्दने की बजाय कहीं और ही ले जाने के ख्याल में था। तू भब भैया से मत कहना प्लीज। वो मैं बहक गया था। अब से ऐसा नहीं होगा। वह गिड्ढ गिड्ढाने लगा। क्या कहूं तुझे मैं अब? समीर, तू इसीलिए बच गया कि तू शायद उस लड्ढिचकी को शरीफ मालूम हुआ होगा। शायद इसीलिए उसने तुझे घायल कर छुड़ा दिया। मैं उठकर खड्डा हो गया। लेकिन भैया, आप कैसे जानते हो उसे? उसने पूछा। भैया नहीं हूं तेरा, सर बोल, और न तेरे भाई का दोस्त। और सुन, दोबारा ऐसी गलती की तो समझ वो तेरी आखिरी गलती ही नहीं, आखिरी सांस भी होगी। झुंझलाहट से बोलकर मैं जाने लगा। भैया, उसने आवाज लगाई तो गुस्से से मैं उसकी ओर मुद्दा। मेरा मतलब सर, मुझे माफ कर दो, ये गलती कभी नहीं होगी। ये तो बताओ आप कैसे जानते हो उसे? वह अपनी बेड से बाहर आने लगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कहानी पसंद आ रही है। तो वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि हमें वीडियो में लाइक देखकर बहुत खुशी होती है। आशा करता हूं कि आपने कर दिया होगा। चलिए फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। मुझे उस पर दया आ गई। वह अभी 20 या 22 वर्ष का नवयुवक ही था। मैं उसके पास गया। लेटा रहा यही दोस्त। और सुन, माफी तो तुझे उसने ही दे दी, तभी तो आज हमारे बीच जिंदा है। बस यूं समझ कि मैं उसे जानता हूं और तू उसे जानने की कोशिश मत कर। तेरे लिए यही अच्छा है। तू आराम कर। और अच्छा यह भी रहेगा कि किसी से मत कहियो तुझसे मिलने मैं आया था। मैं उठकर फिर से जाने लगा। फिर अचानक मुद्द कर उससे कहा, और हाँ, ये मत समझियो कि उस लड़की से मेरा कोई लेना देना है। बस यूं समझ कि मैंने तेरी तरह ही उसे लिफ्ट दी थी, साफ नीयत से। बस ये जानना ही काफी है तेरे लिए। अगले दिन ऑफिस पहुंचा तो मुराद और भावेश मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैंने उन्हें समीर वाली सारी कहानी सुना दी। बदले में उन्होंने अखबार की एक और खबर दिखाई, जिसमें उसी जगह से एक और आदमी घायल अवस्था में मिला था। अब पुलिस ने भी इस पर ध्यान दिया था, लेकिन ये घटनाएं आए दिन होती रहीं। कुछ को वो घायल कर छोड़ देती, कुछ नहीं। जो मारे जाते उनमें से अधिकतर किसी न किसी छोटे या बड़े जुर्म से जुड़े ही थे। लेकिन कुछ जिनका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं था, वे भी बेमौत मारे जा रहे थे। शायद उनकी करनी ही कुछ ऐसी होती होगी जिसे वह चुन्नी क्षमा योग्य नहीं मानती होगी। मुझे समझ आया था कि क्यों उस रात मैं केवल जीवित ही नहीं बच गया था, बल्कि उसने मुझे बाइज्जत जाने की भी इजाजत दे दी थी। उसने शायद मेरी भी परीक्षा ली थी उस रात, और जिसमें मैं खड़ीधा उतरा था। दिन बीतने लगे। अब तो हमने यह समाचार पढ़ना ही छोड़ दिया था। आए दिन वहां की खबरें आती ही रहती थीं, लेकिन समय बीतने के साथ इनकी संख्या कम हो रही थी। महीने बीते, 4 महीने बीत गए और खबरें न के बराबर हो गई थीं, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुई थीं। अब तो उमेश भी काम पर लौट चुका है।
हालांकि हमारे साथ कुछ भी असाधारण गतिविधियां नहीं हो रही थीं, न कोई भयावह स्वप्न, न कोई अजीब घटनाएं। सब कुछ पहले की भांति ही सामान्य हो गया था, लेकिन पिछले 4 महीने पहले हुई उन घटनाओं को जहन से निकलना अब नामुमकिन था। इन घटनाओं का जिक्र हमने किसी से नहीं किया, माँ बाप, भाई बहन या किसी दूसरे दोस्तों से भी नहीं। शायद यही उचित था। यह भी मुराद और भावेश की ही सलाह थी। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।